अभी एक जमाने में काम कर चुका हूँ। It was my... लेकिन उस पत्रकारिता के दौरान अभिनव जी, पहला सवाल तो यही है कि उस पत्रकारिता के दौरान आपने 40,000 किलोमीटर दिल्ली में बाइक चलाई थी अपनी, क्राइम रिपोर्टिंग कवर की थोड़ी सी। उस क्राइम को कवर करने के बाद यहाँ क्राइम को कवर करना कुछ फर्क पाते हैं या अब आसान हो गई है? नहीं, देखिए, इंडिया टुडे में काम करना दो कारणों से मेरे लिए, जो मेरा बाद में भारतीय पुलिस सेवा में करियर रहा है, उसमें बहुत लाभदायक रहा था। एक तो वहां पर जब मैं जो न्यूज डेस्क पे बैठ के मुझे जो कॉपी एडिटिंग का जो काम दिया गया था, वो सब एडिटर पहले आपको फील्ड में नहीं उतारते, पहले आपको वहीं दफ्तर में बिठा के बेसिक पेज बनाने का, स्टोरी को एडिट करने का, ग्रामर और फैक्ट्स को चेक करने का काम सिखाते हैं। तो वो काम मुझे 1 साल लगभग सिखाया गया। तो एक तो उससे जब मैं पुलिस में आया तो कागज बहुत बारीकी से पढ़ने की आदत हो गई और बहुत जल्दी और बारीकी से पढ़ने की आदत हो गई। तो उससे वो मेरा मानना ये है, वो एक ऐसी हैबिट है, वो आपको हर फील्ड में मतलब एक तरह से लाभ देगी। चाहे आप वकील हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे कागज पे, चाहे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, चाहे फोन पे, अगर आप उसको बारीकी से पढ़ रहे हैं, उसका लॉजिक समझ रहे हैं, उसमें जो बातें कही जा रही हैं, वो बातें क्या सही है, क्या तर्कपूर्ण है, लॉजिकल फ्लो में है, वो अगर आपको वो चीज आपने सीख ली है, तो वो हर प्रोफेशन में आपको। तो क्राइम को देखने का नजरिया आप कुछ और है आपका? नहीं, देखिए, क्राइम को मेरा मानना यह है कि क्राइम हमारे समाज में बहुत बड़ी समस्या है और जैसे जैसे हम एक रूरल सोसाइटी और रूरल इकोनॉमी से ग्रेजुअली वी आर बिकमिंग मोर अर्बनाइज्ड, हम लोग और मतलब डेफिनेटली मोर प्रॉस्परस और समृद्ध हो रहे हैं। तो ऐसे में, और चूंकि कई जगह ये देखा जा रहा है हमारे देश के कुछ हिस्सों में, क्योंकि वेल्थ और इनकम की इनइक्वालिटी को लेके थोड़ी चिंता है। कई जगह देहात में भी और शहरों में भी जो अनएम्प्लॉयड लेबर है, तो वो क्राइम की ओर ना आकर्षित हो। तो इसके बारे में मैं समझता हूं सोचना गंभीरता से, सिर्फ पुलिस का ही काम नहीं है, समाज के हर जिम्मेदार आदमी का काम। अभिनव जी, बड़ा वर्सेटाइल कैरियर रहा आपका। दून स्कूल से पढ़ाई की आपने, ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई की आपने, कॉपी राइटिंग भी की एक एड एजेंसी में। जी हाँ, मैंने ऐश्वर्या राय जी के साथ आईपीएस पेप्सी के उस जमाने में ऐड लिखे थे। जो ये आप लोग तो ज्यादातर उस समय शायद लोग आधे लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, पर 94 में जब वो आया था, यही है राइट चॉइस बेबी आहा, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने वो एड्स लिखे थे। देखो, अब आप लोग ताली तो बजा सकते हो। आपका डीजीपी इंस्पायरिंग है, ये इसमें कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद आईपीएस बनना और जनता के बीच जाना, पुलिस का काम मॉरल पुलिसिंग भी होता है, पुलिस का काम क्राइम भी दूर करना होता है। इतने यंग बच्चे बैठे, इनके करियर के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है, अभी मैं आने से पहले भी बात कर रहा था, आप करियर कोई भी चूज करें, एक तो ये भी है कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको आपकी फर्स्ट चॉइस का करियर मिले, है ना, या पहली बार में। जैसे मैं जब आया था, तो चूंकि मेरा इकोनॉमिक्स में मैंने बीए और एमए किया था ऑक्सफोर्ड से, तो मेरा शुरू में सोचा था कि बैंकिंग या मैनेजमेंट कंसल्टिंग टाइप की कोई चीज ट्राई करता हूं। तो जब आया तो यहाँ मैंने कई जगह अप्लाई भी किया, कई कंसल्टिंग फर्म्स में, बैंक्स में, तो कहीं से कोई जवाब नहीं आया। मतलब आई कैन शेयर दिस विद यू, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज द टॉपर ऑफ माय कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड। तो जब नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल दैट प्लीज डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ये मत सोचिए कि चूंकि आप टॉपर हैं या आपका बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली कुछ सफलता मिलेगी। तो जब मैंने एक आध जगह बात की, तो उन्होंने कहा, भाई आपको जब तक किसी जान पहचान वाले से, प्राइवेट सेक्टर में उस समय एक तो वैसे ही बहुत छोटा था हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर 94-95 में, तो अगर आप जब तक कहीं से सिफारिश नहीं लगाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो एट दैट टाइम आई वाज वेरी मतलब यंग एंड आई लाइक टू थिंक आई एम स्टिल एज आइडियलिस्टिक, बट उस समय तो बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, सवाल ही नहीं उठता कि मैं इस तरह से अब ऑक्सफोर्ड से टॉप करने के बाद मुझे सिफारिश लगानी पड़े इंटरव्यू के लिए। तो आई फेल्ट स्लाइटली इंसल्टेड अबाउट दैट। तो खैर, तो एक कहीं हमारे एक परिचित थे, उनके घर पे ही हमें एक एडवर्टाइजिंग के उस समय नवरोज ढोंडी साहब थे, बड़े सीनियर आदमी,
तो वो मिले तो उन्होंने मुझे बोला कि वुड यू लाइक टू कम एंड गिव अ टेस्ट फॉर कॉपी राइटिंग। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा एग्जाम आप मेरा ले लीजिए अगर आपको लगता है। तो ही टुक माई टेस्ट एंड देन आई गॉट थ्रू। तो उसी में रहते रहते फिर एक दिन इंडिया टुडे का ऐड देखा अखबार में कि दे आर लुकिंग फॉर सब एडिटर्स, तो उसमें अप्लाई किया, उसमें भी एग्जाम दिया। अभिनव जी, चलो ये तो लंबा सफर रहा पत्रकारिता से यहाँ तक। आप बरेली के हैं। जी हाँ। यूपी कैडर मिला था उस समय आपको। उत्तराखंड क्यों चुना आपने? देखिए, जब ये बात सही है, 96 में जब नौकरी में आए थे तो इट वाज अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश, पर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग देहरादून में हुई। दिस वाज इन 99 एंड आई केम हियर। मुझे एक तो पहले से ही 83 से शहर में पढ़ रहा था, 83 टू 90 आई वाज अ स्टूडेंट हियर। तो एक तो सब जाना पहचाना था, अपना सा ही लगता था। और जब राज्य बना तो यही सोचा कि भाई आइडिया ये था एक्चुअली, थोड़ा सा उस समय उत्तर प्रदेश में जो लोग पुराने लोग हैं जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल थी। और उस समय ये हालत थी कि मतलब खास तौर से जो ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा टर्मोइल था। लोग 3-3 महीने बाद लोगों के डीएमएसपी के ट्रांसफर हो जाते थे। तो यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी और बड़ा अजीब सा काडर था। और उस समय बहुत मतलब क्राइम एंड पॉलिटिक्स को लेके भी बहुत ज्यादा चीजें थी, माफियाज को लेके, इसको लेके। और यहाँ मुझे ये लगा कि एक नया राज्य बन रहा है और एक नया उत्तराखंड पुलिस के रूप में एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। तो आई विल बी पार्ट ऑफ यू नो अ स्टार्टअप, you know, I'll be part of a startup and I'll get to contribute. उत्तर प्रदेश पुलिस तो बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत मतलब यू नो उसका अपना पुराना कल्चर है, कुछ अच्छा कुछ बुरा उस तरह से। तो ये था कि यू विल बी पार्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड यू विल हैव अ चांस ऑफ यू नो डूइंग समथिंग मोर मीनिंगफुल। ठीक है, छोटा कंपेयर टू यूपी, वी आर अ वेरी स्मॉल स्टेट बाय पॉपुलेशन। यूपी करीब 24-25 करोड़ की आबादी है, हमारी 1.25 करोड़ की आबादी है। उत्तर प्रदेश पुलिस 4 लाख की है, हमारी कुल 28,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है। बट आई वुड से मतलब वी मे बी स्मॉल बट वी पंच वेल अबव आवर वेट इन नेशनल अफेयर्स एंड इन द नेशनल लाइमलाइट। हरिद्वार है, चारधाम यात्रा है, उधर कैलाश आदि कैलाश का भी अब उधर शुरू हो गया है, नैनीताल, मसूरी। सो यू नो in terms of policing challenges, there is no shortage of professional challenges and you know recognition and satisfaction. लेकिन यूपी से सटा हुआ है। यूपी में बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका हो जहां मुजफ्फरनगर के बारे में बोलते थे कि जहां खेतों में कट्टे निकलते हैं, तो वहां से सटा हुआ है आपका देहरादून, आपका हरिद्वार। कैसे मुश्किल होता है अपराधियों को रोकना? क्या यूपी में जो जिस तरह से हैंडलिंग हो रही है वो हैंडलिंग इंस्पायरिंग है? देखिए, यहाँ उत्तराखंड में आपको मतलब थोड़ा सा यहाँ का ये भी है, मैं समझ, वी आर द ओनली हिल स्टेट, मतलब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को भी आप मान सकते हैं, जहाँ पे वी ऑल्सो हैव अ सिग्निफिकेंट एरिया इन द प्लेन्स। तो हमारा जो क्राइम और सोसाइटी और कल्चर है, इट इज नॉट नाइदर दैट ऑफ अ प्योरली प्लेन एरिया नॉर ऑफ अ प्लेन हिल एरिया। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अब जहां तक रही यूपी के क्राइम का हमारे यहां से कंपैरिजन, आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल स्टैटिस्टिक। हमारे यहां लगभग साल में 125 से 150 मर्डर्स होते हैं पूरे स्टेट में, 13 जिलों में। उत्तर प्रदेश के अकेले मुजफ्फरनगर में हर साल 250 से 300 मर्डर होते हैं। तो देयर इज नो कंपैरिजन। सो यू नो बट दैट अगेन विल ऑब्वियसली मेक्स द ऑब्वियस थिंग कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं, अब जैसे हम लोग सहारनपुर से बॉर्डर है, मुजफ्फरनगर से बॉर्डर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये सारे जो जिले हैं यूपी के, दे आर एक्सट्रीमली यू नो मतलब सबका एक अलग सा वो है। एंड ऑल्दो आई मस्ट से इन द लास्ट 6-7 ईयर्स उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से क्राइम को कंट्रोल करने में उनकी लीडरशिप ने जो काम किया है, अगेन इट इज अ इंस्पिरेशन फॉर अस ऑल्सो। हम लोग जो और आसपास के प्रदेश है, हम लोग भी उससे बट नॉट एवरीथिंग दैट यूपी इज डूइंग इज रेप्लिकेबल है, या उसकी हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, या उसका जरूरत भी है यहाँ कॉपी करने की। लेकिन थोड़ी सी झलक तो नजर आ रही है कि इनकाउंटर हो चाहे बुलडोजर एक्शन हो। नहीं, देखिए, ये थोड़ा यूपी का मेरा देखिए मानना यही है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में, आई एम वेरी क्लियर, अगर जनहित में पुलिस सख्त से सख्त कदम उठाती है और वो कदम उठाते समय हम जोश के साथ साथ
अपना होश भी रखते हैं, इन द सेंस कि कागज पे जो लॉफुल प्रोसीजर है उसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। तो आई थिंक आई कैन सेफली से वी गेट ट्रेमेंडस सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो, फ्रॉम द मीडिया ऑल्सो, फ्रॉम जो हमारे सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी है या मंत्रीगण है उनसे भी हमें ट्रेमेंडस सपोर्ट मिलता है। और लॉफुल एक्शन, टफ लॉफुल एक्शन के लिए हमें जुडिशरी से भी सपोर्ट मिलता है। दिक्कत वहां आती है जहां पे आप एक तो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर वो काम नहीं हो रहा है, किसी और कारण से हो रहा है, तब दिक्कत आती है। अभिनव जी, मैं एक दो आपके कोटेशन पढ़ना चाहूंगा। 16 सितंबर 2024, बदमाश अगर उत्तराखंड में बंदूक लेकर आएंगे तो गोलियों से जवाब मिलेगा, डीजीपी उत्तराखंड। दूसरा अभिनव कुमार की 2 टूक, अपराधी उत्तराखंड को ना समझे सॉफ्ट टारगेट, जरूरत पड़ी तो होगा इनकाउंटर। ये तो हमें सिंघम और चुलबुल पांडे की याद दिलाता है। सिंघम और चुलबुल पांडे की नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वो ठीक है, वो फिल्मों में हमेशा एक अलग तरीके से पुलिस का किरदार दिखाया जाता है, थोड़ा उसमें लेकिन ये बात भी सही है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्राइम होता है और जिस तरह से कई स्टेट्स में अपराधियों के एक वर्ग को एक परसेप्शन है कि उनको संरक्षण दिया जाता है, एक ये भी परसेप्शन है कि पुलिस की मशीनरी और जो हमारे कोर्ट्स हैं वो उतना स्विफ्टली जस्टिस नहीं डिलीवर करते हैं जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है। तो इन सिचुएशंस में देखिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैं जो कह रहा हूं ये सिर्फ उत्तराखंड की बात है, यूपी में भी ऐसे एक्शन हुए हैं, बंबई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां जहां पे देखिए वो थोड़ा और एक्सट्रीम में गए। मैंने तो जम्मू कश्मीर में भी काम किया है, 2016 में बुरहान वानी के टाइम में वहां था। फिर सबसे टेंस समय आप जम्मू कश्मीर में थे। देखिए, दो बुरहान वानी के समय पूरा श्रीनगर लग रहा था जल जाएगा। बुरहान वानी के टाइम में मैंने वो दौर देखा है कि आईटीबीपी के कैंप में मैं था और जो हमारे वॉच टावर थे उसी पे अपने जवानों के साथ खड़ा था और 100 लोगों की भीड़ आईसिस और पाकिस्तान के झंडे लिए हमारे अपने कैंप पे पत्थर फेंक रही थी और मतलब सारा नारे और मतलब सारी धमकियां दे रही थी। और मेरे जवान 25-26 साल के जवान आईटीबीपी के वो बस कि साहब हुक्म दे तो हम मैं उन्हें बस मुझे पता है किस तरह से समझा बुझा के उनको रोका गया कि भाई अभी इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने के आदेश नहीं है। और ठीक है, ये अपने ही नागरिक हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बट हमें इस तरह से इनको नहीं डील करना है। तो उस समय जो हम लोगों ने चीजें सीखी थी, जब 2019 में 370 हटाया गया कश्मीर से, तो उन्हीं चीजों को सीख के हमने पहले से ऐसी तैयारी कर ली थी कि वैसा मॉब कभी इकट्ठा ही नहीं होने दिया। मतलब एक चीज आपकी बात से लग रहा है कि अगर पुलिस चाहे तो बातचीत से भी मसला सुलझा लेती है। बिल्कुल, देखिए मेरा इसमें बड़ा क्लियर मानना, जो वायलेंट क्रिमिनल्स हैं, माफियाज हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, आई डोंट थिंक उनसे बातचीत करके उनसे क्या बातचीत करेंगे आप। लेकिन जो किसी भी चीज को लेके अगर पब्लिक एजिटेशन है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, महंगाई को लेके, बिजली पानी की समस्या को लेके, ट्रैफिक होता ही है हर मैं समझता हूं हर बड़े शहर में और प्रदेश की, हमारे देश की हर प्रदेश की राजधानियों में ये इस प्रकार के धरना प्रदर्शन आम बात है। उनसे कई बार पब्लिक को असुविधा भी होती है, बंद कराए जाते हैं, चक्का जाम, ये सब। तो इसमें मेरा मानना यह है कि वी हैव टू इन चीजों को हमें बहुत सूझबूझ और समझदारी के साथ डील करना चाहिए। वी कांट डील विद देम द सेम वे जिस तरह से हम अपराधियों के साथ या उनके साथ डील करते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ। अभिनव जी, आजकल पुलिसिंग में एक बड़ा कॉमन एक फ्रेज आ गया है, ऑपरेशन लंगड़ा। जी। तो अपराधियों का इनकाउंटर पे सवाल भी लोग उठाते हैं आजकल, ह्यूमन राइट्स वाले हों चाहे विपक्षी दल जो होते हैं, सत्ता में नहीं होते हैं। जी। आप पुलिसिंग के लिए कितना सही मानते हैं और आपको लगता है कि अगर इनकाउंटर हो रहा है तो जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह? देखिए, अगेन आई थिंक मतलब जैसे मैं कहता हूं कि भाई थप्पड़ का जवाब गोली नहीं होती, मतलब सिंपल सी बात है। द क्राइम एंड पनिशमेंट शुड ऑलवेज बी प्रोपोर्शनेट। तो अब अगर हम छोटे छोटे अपराधियों को कि कोई छोटा मोटा जेब कतरा है या ये है, अब उनमें अगर हम ये संदेश देंगे कि भाई इतने पे भी गोली मार, अब जैसे होता है मिडिल ईस्ट में कई देश हैं, वहां छोटी मोटी चोरी के लिए भी हाथ काट देते हैं। नाउ आई डोंट थिंक हमारा समाज या हमारी सभ्यता या हमारा कानून उस तरीके से ओरिएंटेड है। वी आर नॉट मतलब इन फेवर ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन हाँ, जहां पर भी वायलेंट क्रिमिनल्स हैं या वायलेंट सेक्सुअल ऑफेंडर्स, आई थिंक वी हैव टू टेक टफ एक्शन। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इस प्रकार का ना तो कोई ऐसा ऑर्डर इशू करना
लॉफुल होगा, ना मॉरली करेक्ट होगा कि भाई उसको गोली मार दो, मतलब लुटेरे को गोली मार दो या हर उसको गोली मार दो। बट एट द सेम टाइम एक ये जरूर होना चाहिए कि भाई हाँ, वी आर गोइंग टू बी टफ ऑन क्राइम। और हमारी देखिए देवभूमि है, यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक भी आते हैं और तीर्थयात्री भी आते हैं, तो उनका तो हम सबका हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। लेकिन अगर उनके आड़ में या उनके भेष में कोई इस टाइप के क्रिमिनल्स आएंगे जो हमारे समाज को वायलेंट क्राइम से डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर हमें सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। अभिनव जी, एक आपके कलीग्स हो चाहे आपके बैचमेट्स हो, आपके बारे में एक चीज बोलते हैं, बड़ा दबंग है, कहीं भी घुस जाता है, सोचता नहीं आगे पीछे क्या होगा। तो ये दबंगई क्या स्कूल के जमाने से आई है या नौकरी में आने के बाद आई है? देखिए ऐसा नहीं है। जहां पे जो लोग मुझे जानते हैं, अब ऐसा है, जब मैं चार धाम यात्रा की व्यवस्था देखने जाता हूं या कांवड़ मेले की व्यवस्था देखने जाता हूं, तो वहां हाथ जोड़ के ही मैं विनम्रता पूर्वक अपने माथातों से काम लेता हूं और पब्लिक को एड्रेस करता हूं। लेकिन जहां पर संगठित अपराधियों की बात आती है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स की बात आती है, तो वहां तो फिर तो उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। आजकल बहुत, वैसे एक चीज है, आपकी टीआरपी बहुत अच्छी है सर। आपकी इतनी तालियां नॉर्मली नेताओं में भी नहीं बजती जितनी आपके बोलने में बज रही हैं। नहीं। सर, एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल अपराधी लोग बहुत करने लगे हैं। न्यू टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कैसे आप उत्तराखंड पुलिस को मजबूत कर रहे हैं या इफेक्टिव बना रहे हैं ताकि ह्यूमन इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन सब को रोका जाए? देखिए, इसके बारे में आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। एक सिंपल सा आपको आंकड़ा देता हूं। पिछले साल उत्तराखंड में 15,000, जो अब तो खैर बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया, लेकिन पिछले साल जब तक आईपीसी लागू था, पिछले साल 15,000 के करीब आईपीसी का टोटल क्राइम था और 15,000 ही मेरे पास साइबर क्राइम्स की कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें अलग अलग, और अगर आप जो चोरी या गबन की गई संपत्ति का आकलन लें तो रियल वर्ल्ड में मुश्किल से 8-10 करोड़ की संपत्ति हमारे यहां से चोरी की गई या लूटी गई, और साइबर क्राइम में शायद मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का 150 करोड़ या उससे थोड़ा ज्यादा का आंकड़ा था। तो इससे आपको पता चल रहा है कि स्केल क्या है साइबर का। सिर्फ ये हमारा छोटा सा प्रदेश है, और पूरे इंडिया का अगर आपको मैं फिगर दूं, पिछले साल लगभग 22,000 करोड़ की धनराशि पूरे देश भर में अलग अलग साइबर क्राइम से हमारे नागरिकों से, मतलब चोरी की गई या उनको डरा धमका के उनसे ली गई। तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज चैलेंज। मतलब आगे आने वाले पुलिस, तो हमें अब तो जो हमारा प्रयास चल रहा है, अगले 6 महीने में थाने स्तर पे भी हम साइबर क्राइम के लिए डेस्क खोलने जा रहे हैं। वहां पर हम ट्रेनिंग देके एक्सपर्टीज देने जा रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि हर थाने में एक मतलब प्राइवेट टेक्निकली क्वालिफाइड भी, मतलब जो पुलिस का आदमी ना भी हो बट उसको साइबर क्राइम से डील करने की अच्छी जानकारी हो, हर थाने पे उपलब्ध रहे। क्योंकि और वी आर गोइंग फॉर अ मैसिव अवेयरनेस कैंपेन ऑल्सो। क्योंकि देखिए अब क्या है, साइबर क्राइम की सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्राइम से, जैसे लूट डकैती है, लूट डकैती तो सिर्फ प्रॉस्परस इलाके में होती है, भाई बड़े शहरों में, देहरादून में आ गए, यहाँ गए। साइबर क्राइम ऐसा है कि जोशीमठ के गांव में भी जिसके पास स्मार्टफोन है उससे भी चोरी हो रहे हैं पैसे। उत्तरकाशी के गांव में कोई रह रहा है, वहां पे भी, वहां से भी साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम का जो ज्योग्राफिकल स्प्रेड है वो पूरे देश भर में है। तो ये, इसके लिए हम काफी कुछ करने जा रहे हैं। एंड उसमें जरूर मैं चाहूंगा खासतौर से जो यंग जनरेशन है, दे शुड ऑल्सो मतलब ये इसमें आगे बढ़ के अवेयरनेस कैंपेन में हमारा साथ दे। चलो, युवा तो साथ देंगे ही अभिनव जी, लेकिन एक जो चिंता सबकी होती है, युवा हो चाहे बुजुर्ग, हाँ, फोन कॉल आते हैं कि आपके ऊपर केस हो गया, आप आकर थाने में कीजिए, आपका ये, कोई लोग बोलता है साइबर बंधक बना देते हैं अपने घर में। हाँ। तो इनसे अवेयरनेस भी जगाना है और उनको पकड़ना भी है। तो ये देखिए, कैसे संभव हो पहली पाएगा? बात तो मैं बता दूं, ना हमारी स्टेट पुलिस, ना हमारी कोई सेंट्रल एजेंसी इतनी मॉडर्न और इतनी सभ्य और इतनी फुर्सत में है कि आपको फोन से ये बात बताएगी। अगर वाकई में गंभीर मामला होगा तो हम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। तो मेहरबानी करके इस प्रकार की, मतलब बेसिक पैर की फोन कॉल्स पे ध्यान ना दें। ये सवाल ही नहीं उठता। मतलब भाई, अगर इफ यू आर वांटेड इन अ सीरियस क्राइम, सिंपल सी बात कह रहा हूं, थानेदार या सीबीआई का आदमी आपको घर पे फोन करके अलर्ट नहीं करेगा कि साहब आपके खिलाफ ये मामला है और अब बताइए क्या करना है।
वो पहले आपने जोर से बातचीत भी करनी होगी। अगर मान लीजिए उसकी कोई मतलब रॉन्गफुल एक्सपेक्टेशन भी है तो वो फोन पे नहीं करेगा। तो प्लीज डोंट, मतलब आई एम अपीलिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थ्रू योर चैनल, थ्रू ऑल योर व्यूअर्स, कि मेहरबानी करके ऐसी कॉल्स पे बिल्कुल ध्यान ना दें। और देखिए उसमें हर नंबर को इन्वेस्टिगेट करना भी संभव, कई सारे उसमें नंबर पाकिस्तान के होते हैं, कई सारे नंबर उसमें बांग्लादेश थाईलैंड बॉर्डर के होते हैं, उसमें सिर्फ ब्लॉक कर दीजिए, कोई और कुछ नहीं करना है। पर ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश में, पूरे देश भर में हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। डिजिटल अरेस्ट एक नया टर्म आया है जी। कई अधिकारी लोग भी इसके शिकार हुए हैं, वो सीनियर लोग शिकार हुए हैं, युवा शिकार हो रहे हैं, देखिए बुजुर्ग शिकार हो रहे हैं। हमारे यहाँ अभी 2 हफ्ते पहले भी हमारा जो स्टेट का डेटा सेंटर था उसमें भी ये इस प्रकार का, तो अगेन इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज। और मतलब यही उसका तरीका यही है कि जो आप स्मार्टफोन अगर यूज कर रहे हैं तो एक तो उसको पीरियोडिकली उसको एंटीवायरस से अपना स्कैन, जो देखिए जो प्रिकॉशन आप अपने घर में लेते हैं वही प्रिकॉशन आपको अपने फोन के लिए भी लेने हैं। घर में आप नहीं करते भाई, खिड़की दरवाजों पे जाली लगाते हैं या ग्रिल लगाते हैं, ताला लगाते हैं, सीसीटीवी लगाते हैं, वॉच करते हैं ना घर को। ये मतलब आप यू डोंट अज्यूम कि हाँ भाई चूंकि पुलिस है या बाहर चौकीदार घूम रहा है तो मेरे घर में चोरी नहीं हो सकती। तो सेम लेवल ऑफ थॉट और प्रिकॉशन आपको अपने स्मार्टफोन, अगर उसका आप बैंकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करें तो आप उसमें भी वही चीज यूज करिए। मतलब एक ही तरीका है फिलहाल अवेयरनेस जगाना। नहीं, अवेयरनेस का और टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। भाई देखिए जब पहले मोहल्लों में सिर्फ चौकीदार से काम चला लेते थे, फिर सीसीटीवी आया, फिर ये मतलब और आधुनिक तरीके के लॉक्स आए, तो धीरे हर आदमी अपनी सुरक्षा के लिए धीरे धीरे अपने को अपडेट करता है। गाड़ियों में आप देख लीजिए, पहले सिंपल लॉक होता था दरवाजे का, अब अलग अलग टाइप के उसमें भी सोफिस्टिकेटेड लॉक्स आ गए हैं। तो ये तो देखिए चोर और पुलिस के बीच में लगातार ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा और इसमें हमें मतलब ऑलवेज वी हैव टू बी अलर्ट। अभिनव जी, देवभूमि में डीजीपी बनने के बाद आप क्या मुख्य चुनौतियां आप पा रहे हैं जिसको आपको दूर करना अपने टेन्योर में? देखिए मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सीएम बने थे तो उस समय 2 चीजें कही थी। एक तो वो भयमुक्त समाज चाहते हैं, दूसरा ड्रग्स फ्री उत्तराखंड पे उन्होंने काम करने के लिए कहा, तीसरा हमारे यहाँ कई जगह डेमोग्राफिक चेंज को लेके और खास तौर से टेररिज्म या उस प्रकार की खुराफात को लेके कई जगह चुनौतियां हैं। तो ये 3 मैं समझता हूं, और चौथी आपने जो अभी पहले चर्चा की साइबर क्राइम की, तो ये 3-4 तो मतलब बहुत लगातार चुनौती रहेंगी। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहूंगा, जो आपने देखा अभी पश्चिम बंगाल में जो हुआ एक लेडी डॉक्टर के साथ, जो बहुत ही मतलब दर्दनाक और वैसी घटना हुई, उसके बाद फिर से पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेके एक और चिंता बढ़ी है। तो उसमें हम लोग जो करने जा रहे हैं, हमने एक योजना बना रहे हैं कि हर इसका फिर हम लोगों ने भी एनालाइज किया और हमारे यहाँ जो लेडी कांस्टेबल्स और जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने बात की। और आई थिंक सबसे आप में से जो लेडीज हैं, कितने लोग कभी थाने में गए हैं किसी काम से? कोई गया है तो हाथ खड़ा करे। ओके, 3-4 हैं ऐसे। तो उसमें बस मैं ये कहना चाहूँ कि यूनिवर्सली सबका फीडबैक ये था कि साहब हम जब थाने में जाते हैं एज विमेन और यंग विमेन या लेडीज, वेदर वी गो एज, चाहे हम पीड़ित के रूप में जाएं चाहे हम शिकायतकर्ता के रूप में जाएं, हमें थाने का माहौल अच्छा नहीं लगता। वातावरण जो है थाने का वो हमारे लिए बहुत हमें मतलब हेल्दी नहीं लगता, वी फील अनकंफर्टेबल। तो अब हम ये करने जा रहे हैं कि हर थाने में, मैंने बात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है, और हम हर थाने में एक अलग से कमरा विद अ प्रॉपर अटैच वॉशरूम, प्रॉपर फर्नीचर, एंड उसमें सिर्फ महिला हमारी एम्प्लॉइज रहेंगी एट अ महिला डेस्क इन एवरी थाना टू बिगिन विद। इन जो प्लेस के सारे थाने, फिर धीरे धीरे हम पहाड़ के थानों में भी इसको एक्सटेंड करेंगे, और सो दैट जो भी लेडी कंप्लेनेंट्स या लेडी विक्टिम्स आती हैं क्राइम की, दे कम एंड दे डील डायरेक्टली इन दैट सेफ स्पेस। मतलब एक आइडिया कि एक सुरक्षित स्थान होगा जहां पे वो बिना मतलब बाकी और पुलिस का जो एक वैसा थोड़ा सा एग्रेसिव मेल डोमिनेटेड माहौल रहता है एक थाने का, तो उससे बच के वो और शांति से एकांत में अपनी बात महिला पुलिस कर्मियों को कह सके। तो आई थिंक इससे कम से कम परहैप्स मोर विमेन जो और हमारी मतलब बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, लेडीज हैं,
ये थोड़ा सा इनको और सहज महसूस करेंगी, दे फील मोर कंफर्टेबल, और पुलिस के साथ मतलब उनका बेटर एक रिलेशनशिप बनेगा। बिल्कुल सर, इस इमेज को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जी। थाने में सहज रूप से जाएं, ये बहुत ही जरूरी है। जी। दो तीन चीजें हैं जो बीच में काफी विवादास्पद रही, मुझे लगता है पुलिस को भी काफी एक ऑपरेशन थूक का मामला है जिसको लेकर कानून बनाना पड़ा राज्य में, यूपी में। एक आपको याद होगा, नाम होटलों के आगे नाम दीजिए। तो कई चीजें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। इसके पर आप लोग नजर रखे हुए हैं या इसके लिए भी आप लोग अवेयरनेस जगाने की कोशिश? नहीं, इसके लिए मैंने अभी पिछले हफ्ते ही आई हैव इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर। देखिए, इसमें दो चीजें, इसको मतलब मैं, कुछ लोगों ने इसको थूक जिहाद और इसका नाम दिया, मेरा मानना यह है इसमें दो इश्यूज हैं। एक तो हाइजीन का इशू है। देखिए, हम सभी लोग, मैं समझता हूं कोई भी नहीं चाहेगा कि, और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, किसी भी सभ्य समाज में कोई नहीं चाहेगा कि उसके खाने में चाहे थूक या कोई और किसी प्रकार की गंदगी आए। इट इज अ यूनिवर्सल, मतलब इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो एक तो इसको धर्म से जोड़ने का क्या मतलब है? भाई कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे खाने में वो कुछ भी किसी प्रकार का इस तरह से गंदगी करे। दूसरी चीज है, एक तो हाइजीन की बात हो गई, और दूसरी है कि धार्मिक भावनाओं की भी बात है। भाई क्या सिर्फ हिंदू लोग खान पान को लेके किसी चीज को साफ मानते हैं और किसी चीज को गंदा मानते हैं? ऐसा नहीं है। सिख धर्म में भी बीड़ी सिगरेट को बुरा माना जाता है। उनके यहाँ भी कुछ अमृतधारी जो सिख होते हैं वो तो नॉनवेज भी नहीं छूते हैं। इसी प्रकार से मुसलमानों में भी हलाल और हराम मीट का कॉन्सेप्ट है। तो हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। और अगर हमारे धर्म में, जैसे मैं खुद का अपना बता दूं, मेरे बच्चे नॉनवेज खाते हैं, मैं वेजिटेरियन हूं, लेकिन मैं प्याज भी नहीं खाता। तो मतलब मेरा अपना वो है। तो अगर मुझे मैं कहीं जाता भी हूं होटल में या कहीं पे भी खाने में, मैं उससे कहता हूं भी सलाद में प्याज अलग से लाना, मैं नहीं खाता। तो ये तो सारी इंडिविजुअल उसकी भी चीजें हैं। तो अगर इसको लेके हम, अच्छा यहाँ पे आप देखते हैं उत्तराखंड में करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, एंड वी हैव हजारों की संख्या में होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ पर जो भी पर्यटक या तीर्थयात्री आ रहा है उसकी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप उसे खाना मिले। वही सिंपल, भाई वो पे कर रहा है, जब वो अपनी जेब से पैसे दे रहा है तो उसे इतना तो अधिकार है कि एक तो साफ सफाई की उसकी उम्मीद हो कि भाई मेरा खाना जिस किचन में बनाया जाएगा साफ सुथरे ढंग से बनाया जाएगा। और दूसरा, जो मेरी धार्मिक भावनाएं, कोई जैन है, कोई वैष्णव है, कोई और किसी की और कोई खाने पीने की मान्यता है, तो उसके हिसाब से उसको खाना दिया जाए। और ये भी अब बहुत जरूरी है कि जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, होटल्स हैं, यहाँ पर जो स्टाफ है बेसिक उसकी साफ सफाई हो, कम से कम हाथ धो के खाना बनाए, नाखून सर पे वो रखे ताकि खाना बनाते समय उसके बाल ना गिरे। मतलब ये आई थिंक अब वो जो पुराने ढर्रे पे चीजें चल रही थी उसको बदलने की जरूरत है। और उसमें हर चीज पुलिस के माध्यम से नहीं होगी, लेकिन हमारा जो इसमें जो नए भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान है और हमारे पुलिस एक्ट में जो प्रावधान है रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबों को लेके, उनके बेसिस पे हमने गाइडलाइंस इशू किए हैं एंड वील एनफोर्स देम स्ट्रिक्टली। अभिनव जी, आपने भी बच्चों की बात की, अब समय थोड़ा कम बचा है तो दो तीन पर्सनल सवाल तो पूछ ही लेंगे जी। आपकी पत्नी एम्बेसडर है यूरोप के एक देश में, जी हाँ। IFS ऑफिसर है, देश की जी। सीनियर, बच्चे भी पढ़ रहे हैं अभी जी। कितना टाइम दे पाते हैं? पुलिसिंग तो 24 घंटा, देखिए, टाइम तो अब यह है कि कब मिल पाते हैं? बेटी मेरी जर्मनी में पढ़ रही है, बेटा इंग्लैंड में पढ़ रहा है और पत्नी जो है वो स्लोवेनिया में है। तो हम चार प्राणी जो है चार अलग देशों में हैं और अलग अलग तो अब समस्या ये है कि वो लोग यहां से 4.5 घंटे पीछे हैं। तो उनके लिए जो टाइम है मैं रात के 12 बजे ही दे पाता हूं, क्योंकि वो लोग भी तभी बाकी सारी चीजों से फ्री होके, तो फिर हमने एक अपना फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपने पूछा तो बता रहा हूं, तो उसमें फिर उस समय फिर उनसे व्हाट्सएप ग्रुप पे चैट भी चलती है, कई बार ग्रुप कॉलिंग चलती है। तो अब ऐसे ही काम चल रहा है। डांट वाट नहीं पड़ती है? सेहत का ख्याल रखो। अब वो सेहत का ख्याल रखने के लिए हमें भी डांट पड़ती है, हमें जब मौका मिलता है हम भी डांट देते हैं। अभिनव जी, फिल्में देखना पसंद है? फिल्में देखना साहब हिंदी, अंग्रेजी, हॉलीवुड? दोनों। क्योंकि इंग्लैंड में भी रहा 4-5 साल, तो नेचुरली वहां जब थे तो उस समय उतनी हिंदी की फिल्में नहीं देखने को मिलती थी। और हिंदी फिल्मों का तो बचपन से ही शौक रहा है। जब हमने होश संभाला था तो अमिताभ बच्चन जी का जमाना था, और अब खैर शाहरुख खान और ये अपने बाकी लोग हैं।
बट मुझे लगता है आज भी अमिताभ बच्चन जी की टक्कर का कोई नहीं हुआ। फेवरेट सिंगर कौन है? हाँ, फेवरेट सिंगर कौन फेवरेट सिंगर तो किशोर कुमार है। है? मैं अब पब्लिक डिमांड कर दे तो बच्चे तो देखिए सब डिमांड कर रहे हैं कि कोई एक लाइन सुना सकते हैं तो हाँ? किशोर कुमार की एक लाइन, क्योंकि अब छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। अभिनव जी हमारे साथ बात करने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतीक भैया जी, उनको तो आप देखते ही रहते होंगे। प्रतीक हमारे